हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने फोर्थ लेक्चर में, चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था आइसोथर्मल वर्क के बारे में, और जहां पर हम लोगों ने जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना सीखा था। और मैंने बताया था कि फॉर आइसोथर्मल वर्क के लिए हमें क्या चीज चाहिए। फॉर आइसोथर्मल वर्क के लिए मेरे पास चाहिए कि सिस्टम क्या होना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी कंडक्टिंग, मतलब सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। जैसा कि वहां पर क्या होता है, किसी कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, जिसमें क्या होता है कि हीट का इन और आउट फ्लो होता है। हीट का क्या होता है, इन और आउट फ्लो होता है। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग है, और एक कंडक्टिंग में हीट क्या हो सकता है, हीट इन कर सकता है, और क्या हो सकता है, आउट कर सकता है। और मैंने इसमें बताया था आपको कि ये थर्मोडायनेमिक वर्क, जो आइसोथर्मल वर्क है, वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और दूसरा क्या बताया था, इरिवर्सिबल वर्क बतलाया था। ठीक है, इस वर्क को हम लोग जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी बोलते हैं, पीवी वर्क भी बोलते हैं, यह सब आप जानते हैं। और दूसरा जो बताया था कि क्या होता है, इरिवर्सिबल वर्क होता है। ओके, तो हमारे पास मैंने जो है रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल वर्क के बारे में बताया था कि यह क्या होता है, मेरा मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम वर्क होता है। क्यों होता है मैक्सिमम वर्क, क्योंकि ये बहुत सारे जो है इंटरमीडिएट स्टेप्स में कंप्लीट करता है। किसमें कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स इन मेनी इंटरमीडिएट स्टेप्स अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप में कंप्लीट होता है। और वर्क रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने जो है निकाला था एक्सप्रेशन क्या, कि -nRT ln V2 by V1 इज इक्वल टू -nRT ln P1 by P2। जबकि इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है, ये सिर्फ क्या होता है, वन डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में होता है। ये क्यों वन डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वन डायरेक्शन में होने का मतलब है कि देयर में भी पी गैस आइदर स्मॉलर होगा पी एक्सटर्नल, और क्या हो सकता है, पी गैस ग्रेटर होगा पी एक्सटर्नल। अगर पी गैस स्मॉलर होगा पी एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा एक्सपेंशन हो जाता है। अगर पी गैस ग्रेटर होगा पी एक्सटर्नल, पी गैस स्मॉलर होगा पी एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन। और पी गैस अगर ग्रेटर होगा पी एक्सटर्नल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंशन हो जाता है। और ए क्या होता है, ओनली डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल वर्क के लिए पी गैस जो होता है वो नियरली इक्वल होता है पी एक्सटर्नल से। और इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब मान लेते हैं कि से पी एक्सटर्नल स्मॉल अमाउंट में, अगर मान लीजिए डीपी कम होता है, तो आपका क्या होता है, जैसे डीपी ये कम हो गया, डीपी कम हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, डीवी चेंज कर जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने जो है क्या निकाला था, वर्क का एक्सप्रेशन निकाला था बाय इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन व्हाट, वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल एंड डीवी को। इसको जब हम लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, तो टोटल वर्क मिला था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फर्स्ट जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैंने एडियाबैटिक वर्क को यहाँ छोड़ दिया है, क्योंकि एडियाबैटिक वर्क के लिए हमें कुछ कंटेंट की जरूरत होगी, अदर टर्म की जरूरत होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो उसके बारे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग एडियाबैटिक वर्क को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह बात करने जा रहे हैं
इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसका हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, डे बाय डे हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते कि हम थर्मोडायनेमिक्स के किसी लॉ का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फीवर हो, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना हो, तो आप क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। वो थर्मोमीटर जो है किसके ऊपर वर्क करता है, तो वर्क करता है आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है और तीसरा बॉडी क्या है, सी है। अगर बोथ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, क्या है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, फिर बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या कहता है कि इफ टू बॉडी से A and B are in thermal equilibrium separately with another body C, then both A and B are also in thermal equilibrium with each other। जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में बतलाया कि मेरे पास दो बॉडी है, एक मैंने बनाया ए और दूसरा बोला बी। ए और बी दोनों सेपरेटली अलग अलग किसके साथ, तो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी ए सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी भी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम कहेंगे कि ए और बी भी क्या होगा, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ए का टेम्परेचर होगा वो सी का टेम्परेचर होगा और जो बी का टेम्परेचर होगा वो सी का टेम्परेचर होगा। तो ए और बी का भी टेम्परेचर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ गए बात? इसे और हम कह सकते हैं, दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि हीट ऑलवेज flow from a body of higher temperature towards a body of lower temperature till the thermal equilibrium is established between them। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है किसके बारे में, तो ये डील करता है हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बारे में। यानी दो बॉडी जो अगर दोनों के पास जो है टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का फ्लो क्या होगा,
अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का जो है टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग अब अगला जो पढ़ते हैं वह है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली यह कुछ नहीं, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to which energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted into one form to other form. Okay, so what is the statement? It is simply first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, which states that energy is neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another form. तो आप याद कीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। तो आपने मान लिया कि अगर कोई सिस्टम है उसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी, मान लेते हैं लेट अ बॉडी हैज इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1. Okay. If some amount of heat say Q is absorbed by the system, also W amount of work is done on the system. Hey, therefore its internal energy becomes E2. So we can say E2 is equal to E1 plus Q plus W, because initial energy it has E1, you have supplied Q amount of heat, so there will be increase in the energy and that will be E1 plus Q. Also you have done some work on the system so the next internal energy becomes E1 plus Q plus W, that is equal to E2. So you can say E2 is equal to E1 plus Q plus W.
और यू कैन से कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W और डेल्टा E is equal to Q plus W. So here the change in internal energy is equal to heat supply plus work done on the system. So it is similar to the first law of thermodynamics, law of conservation of energy, according to which energy is neither be created nor be destroyed. यानी हमने क्या किया, एनर्जी दिया Q हीट के रूप में एनर्जी दिया और उसके ऊपर कुछ W वर्क किया, मतलब ऑल्सो वर्क इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने W अमाउंट ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल कितना एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, Q प्लस W ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से जब इंटरनल एनर्जी रेज कर गया E2 हो गया, तो E2 हमारा कितना होगा, तो E2 विल बी इक्वल टू E1 प्लस क्या होगा Q और प्लस क्या होगा W। अब जब हम E1 को इस तरफ लाएंगे तो E2 माइनस E1 हमें क्या देगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देगा। और ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस रूप में अपीयर हुआ, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपीयर हुआ एज द सम ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यह हमारा जो है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, समझ गए। अब हम इसको कुछ क्वेश्चंस लेकर के करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और उसमें जो वर्क होते हैं एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसके ग्राफिकली हम उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन क्या है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे पास। क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 मोल ऑफ an ideal gas expands isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liter to 20 liter, 10 liter to 20 liter. In doing so, it absorbs 200 joule heat from surrounding. Determine change in internal energy of the सिस्टम। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liter to 20 liter. In doing so, it absorbs 200 joule heat from surrounding. Determine change in internal energy of the system. तो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हमें पता है कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
Okay, we have delta U is equal to Q plus W. अब देखिए Q हमारे पास क्या है, Q सिस्टम के ऊपर आया है, तो Q हमारे पास ऑन द सिस्टम है, इसलिए इसका साइन हो जाएगा 200 जूल. ओके, नो प्रॉब्लम. अब वर्क एक्सपेंशन है, तो वर्क बाय द सिस्टम किया जा रहा है, तो हमको पता है. और ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है एंड रिवर्सिबल हो रहा है. तो हमने बताया है कि वर्क आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए हमने बताया है कि माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई P1. अब इसको ln को हम कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉगरिथम में, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी और लॉग V2 बाई V1. चूंकि यहाँ पर R का जो वॉल्यूम है मेरा लीटर में है, इसलिए R का वैल्यू हम वह लेंगे जो लीटर एटीएम में हो. यहाँ पर हमारे पास प्रेशर नहीं है दिया हुआ, फिर भी हम क्या करेंगे, एटीएम में प्रेशर मानेंगे. अंडरस्टूड? हम किसमें मानेंगे, एटीएम में प्रेशर मानेंगे. हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको एटीएम में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मारेंगे. तो इस तरह से हमारा जो ये सॉल्यूशन होगा, तो माइनस 2.303 इन 1 मोल इन 1 into R 0.082, that will be in liter, and T 300 Kelvin log V2 is equal to 20 और by V1 is equal to 10. अब हमारे पास आया log 20/10 यानी log 2, और log 2 का वैल्यू, ये जो वर्क निकलेगा वो किस में निकलेगा, लीटर एटीएम में निकलेगा. अब ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू 0.082 इंटू 300 इंटू लॉग 2 का वैल्यू होता है, आप यहाँ पर दे सकता है कि log 2 इज इक्वल टू 0.30. ओके, सो वी कैन राइट 0.30. ये हो गया लीटर एटीएम. पहले हम इस वर्क को निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 आ गया. अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 82 को, तो 9 2 जा कितना हो जाता है 18, और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 1 73. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2303, so we can multiply 2303. Now when you multiply 8 3 are 24, 8 3 are 24, and 8 2 are 16 or 2 18, 3 3 are 9, 0, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 7 3 are 21, 7 3 are 21, 7 2 are 7 3 are 21, again 1, 7 2 are 14 and 2 16. So that is 4 9 to 11, 4 1 5 and 1 6, 8 9 17 and 2 19, 6 and 1 7, 7 and 6 1 7, 7 and 1 8, 8 and 1 9, 16. After how many digit you have to place decimal? You can place here 20 also for the 300, and now place 0 after this 1 0 you can also place for this, and now you can put decimal after 3 2 and 3 5 and 3 8 digits. So 1 2 3 4 5 6 7 8 digits. So that is 16.99 liter ATM. Now you have to convert this work into joule, so that is equal to minus 16.99 into 101.3 joule. Understood? Because 1 liter ATM is equal to 101.3 joule.
So you can now multiply it. 16.99 you can take it 17. So 101.3 into 17. 17 3 is 51. 5 17 1 is 17 and 5 22. 17 1 is 17. After one digit there will be decimal. So there is 1722. That is equal to 1722 minus 1722.1 joule energy. Work has been done. So substituting this value in equation 1. So you can determine now, you can determine delta U. So delta U will be equal to what? So delta U will be equal to Q plus W. So Q you have 200 plus, and here it is negative, so minus 1722.1. So you can write here 0.9 and 1 to 15. That is equal to minus 15.21.9 joule delta U. The change in internal energy delta U for the system will be 1521.9 joule. Understood? Any problem? समझ में आ गया बात? इसी तरह से हम आगे अदर प्रॉब्लम भी करेंगे, लेकिन मैं कुछ जो है सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकल वर्क के बारे में बतला रहा हूँ, जहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड से वर्क को निकालना जानेंगे, और तब जो है बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आएंगे जहाँ पर आप क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही इस वीडियो में यहीं पर रखता हूँ, खत्म करता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में मैं जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वर्क बतलाएंगे। थैंक यू।